अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि ट्रंप का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया है सोशल मीडिया के ऊपर, और उससे कुछ डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन टॉक्स के फ़िलहाल एक मरहले में एंड होने के बाद अब मूड क्या नज़र आ रहा है। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि समझ सकें कि ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के वफ्द के सरबराह स्पीकर कालीबाफ का भी एक यानी रद्द-ए-अमल उन्होंने भी शेयर किया है एक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जायज़ा लेंगे कि ईरान किस मूड में है। और इसके साथ जो पाकिस्तानी सहाफ़ी आपस में इस वक्त उलझ रहे हैं, ज़रा उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे कि पाकिस्तान ने किस किस्म की सहाफ़त का मुज़ाहरा किया इस पूरे बड़े इवेंट के दौरान। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इससे पहले कि मैं ज़रा अहम ख़बरों की तरफ जाऊं, एक गैर अहम ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लूं। अभी मैंने सुबह जो व्लॉग किया उसमें मैंने ड्राइव करते हुए व्लॉग किया, और बहुत सारे आपके कमेंट्स में देख रही थी जिसमें लोगों ने इस कंसर्न का इजहार किया कि गालिबन मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। और बहुत से लोग फ़िक्रमंद भी थे कि ड्यूरिंग ड्राइव मैं अगर वीडियो कर रही हूँ तो कंसंट्रेशन लूज़ होती है, तो कहीं खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कंसर्न रखते हैं और इतना फ़िक्र करते हैं, तो इस बात को तो मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि आप लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सीट बेल्ट मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने बिल्कुल सीट बेल्ट पहनी हुई थी। दुपट्टा मैंने फैला के लिया हुआ था तो वो आपको दिख नहीं रही थी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैंने सीट बेल्ट ना पहनी हो। तो ये मैंने कहा ज़रा मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में चालान घर आ जाए कि भाई आप सीट बेल्ट पहने बगैर जो है वो वीडियो बना रही थी और ड्राइव भी कर रही थी। तो ये है। बाकी वीडियो बनाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आप ड्यूरिंग ड्राइव कर सकते हैं गुफ्तगू वगैरह, तो इसी तरह ही हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि मैं अवॉइड करती हूँ जनरली कि ड्यूरिंग ड्राइव कुछ ना वीडियो वगैरह बनाऊँ। हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचना था जिसके बाद मैं कुछ घंटे काफ़ी मसरूफ़ रहती और फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती, और मैं चाह रही थी कि जो अपडेट्स हैं वो फ़ौरन आप तक पहुंचाई जाएं, तो ये वजह थी। एनीवेज जी, कमिंग बैक कि हम क्या देख रहे हैं आफ्टर द एंड्स ऑफ दीज टॉक्स, जिसको मैं एक कंप्लीट एंड नहीं समझती। मैं पहले उस पर बात कर चुकी हूँ। मेरे नज़दीक ये एक पॉज ज़रूर है, और अब जो ईरानी वफूद और अमरीकी वफूद वापस गए हैं, तो सडनली फर्दर नेगोशिएशंस होंगी, बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगी। उनके जो अपने सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ वो फर्दर गुफ्तगू करेंगे, तो अल्टीमेटली चीज़ें निकल के आएंगी कि आगे अब क्या करना है और कैसे चलना है। कुछ नए कैरेक्टर्स भी अब ज़्यादा, पहले भी वो थे इन्वॉल्व लेकिन अब ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। हुआ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन नज़र आ रहा है हमें सोशल मीडिया के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन का इंतज़ार था कि इन टॉक्स के एंड होने के बाद वो क्या जो है वो ऐलान करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उनका जो एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसका उर्दू तर्जुमा। वो कहते हैं कि मुझे नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मुलाकात के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहरबान और इंतहाई काबिल क़यादत में इस्लामाबाद में मुनक़िद हुए। वो बहुत गैर मामूली इंसान है। भारत के साथ होने वाली एक हौलनाक जंग में 30 से 50 मिलियन जाने बचाने पर मुसलसल मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो उनकी तारीफ़ कर देते हैं। तो ये अंजुमन सताइश बायमी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरान के साथ मुलाकात सुबह सवेरे शुरू हुई और पूरी रात जारी रही। तकरीबन 20 घंटे में इसकी बहुत सी तफसीलात में जा सकता हूँ, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ जो हासिल की गई हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अहमियत रखती है, ईरान अपने एटमी अज़ाइम छोड़ने को तैयार नहीं है। कई लिहाज से जिन निकात पर इत्तफाक हुआ है वो हमारे फौजी ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक जारी रखने से बेहतर हैं, लेकिन वो तमाम निकात इस बात के सामने कोई अहमियत नहीं रखते कि एटमी ताकत गैर मुस्तहकम, मुश्किल और नाकाबिले भरोसा लोगों के हाथ में हो। मेरे तीनों नुमाइंदों के वक्त गुजरने के साथ साथ हैरत अंगेज तौर पर ईरान के नुमाइंदों मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और अली बाकरी के साथ बहुत दोस्ताना और मुअज़्ज़ज़ मरासिम बन गए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वाहिद सबसे अहम मसले पर बिल्कुल नहीं झुके। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, बिल्कुल शुरू से और कई साल पहले से ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होंगे।
इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे चल के जो उन्होंने यानी बताया है कि आगे उनका यानी क्या प्लान है, उसके ऊपर वो कहते हैं कि मुलाकात अच्छी रही, और उसके साथ साथ वो लेकिन ये भी कहते हैं कि जो अहम वाहिद नुक्ता था वो न्यूक्लियर वाला था, लेकिन साथ में वो कहते हैं अमरीकी बहरिया जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने और वहाँ से निकलने वाले हर किस्म के जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगी। मैंने बहरिया को हिदायत भी की है कि बैनुल-अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को तलाश करके रोक दिया जाए जिसने ईरान को टैक्स अदा किया है। गैर कानूनी टैक्स अदा करने वाले किसी भी शख्स को खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। और साथ में कहते हैं हम इन बारूदी सुरंगों को भी तबाह करना शुरू कर देंगे जो ईरानियों ने आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई हैं। कहते हैं कि जी कोई भी ईरानी जिसने जहाज़ों पर गोली चलाई उसे जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा, नाकाबंदी शुरू हो जाएगी, दीगर ममालिक इस नाकाबंदी में शामिल होंगे, ईरान को भत्ताखोरी के इस गैर कानूनी फेल से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो पैसा चाहते हैं और इससे भी अहम बात वो एटमी ताकत बनना चाहते हैं। हम पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड हैं। हमारी फ़ौज ईरान का बचा खुचा हिस्सा भी ख़त्म कर देगी। तो ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम है। अब पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतहाई एक अनस्टेबल किस्म का स्टेटमेंट देते हैं हमेशा, जिससे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि भाई ये बंदा दोस्ती चाह रहा है या जंग चाह रहा है। यानी अगर आप इस ट्वीट का पहला हिस्सा पढ़ें तो उसमें लग रहा है कि वो बड़े पॉजिटिव हैं, वो बड़ा इन मुज़ाकरात से खुश हैं, वो कह रहे हैं दोस्तियां भी हो गई, बड़ा इत्तेफाक भी हो गया, जंग से तो फिर भी चीज़ें बेहतर है कि टॉक्स से हल हो जाएं, और ये वो बातें कर रहे हैं। फिर आगे दरमियान में चल के एकदम टोन बदल जाती है और फिर एकदम से वो धमकियां लगाना शुरू हो जाते हैं दोबारा से कि जनाब मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं हुर्मुज़ में अपनी नेवी दाखिल कर रहा हूँ, हम बारूदी सुरंगें जो हैं उनकी वो ख़त्म कर रहे हैं, जो जहाज़ जो है वो ईरान की परमिशन लेकर और जो उनको भत्ता देकर गुजरेगा हम उसकी भी नाकाबंदी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बचा खुचा भी ईरान ख़त्म कर देंगे। तो ऑल दैट, तो आपको तो पहले इस बात को समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा हर मैसेज इसी तरह का ही होता है जिससे आप एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होते कि ये बंदा करने क्या जा रहा है, एक चीज़। लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है, जो फिर भी हम इसको अगर एनालाइज करें उनके ट्वीट को, तो उसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे जो फील होता है वो ये कि अभी टॉक्स आगे चलेंगी, जैसे कि उन्होंने शुरू में उसको पॉजिटिवली परसीव किया है और वो समझते हैं कि टॉक्स से आगे बातचीत हल हो सकती है, एक चीज़। दूसरा, जो उन्होंने धमकियां लगाई हैं वो बड़ी खोखली सी धमकियां हैं। वो इस वजह से खोखली धमकियां हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि उनके पास प्लान क्या है आबनाए हुर्मुज़ के लिए। भाई अगर आप ताकत के इस्तेमाल से ही आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकते तो फिर आप इतने दिन बंद करके क्यों बैठे हुए थे? फिर आप अपनी मुख्तलिफ टॉक्स में अपने इत्तेहादियों से ये गिले शिकवे क्यों कर रहे थे कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे? आप उनसे ये क्यों कह रहे थे कि मेरा कौन सा जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है? भाई जिनके गुजरते हैं उनके रुके हुए जाके खुद ही खुलवा लें। आप ये क्यों कह रहे थे कि जी सारे मेरे साथ शामिल हो जाओ और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाओ? तो इसका मतलब है कि आप आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सके थे। पहले तो इस बात को देख लें कि वो नहीं ताकत के ज़ोर पे खुलवा सके, इसी वजह से वो टॉक्स के ऊपर आके बैठे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब वो जो धमकी लगा रहे हैं कि जनाब हम नाकाबंदी कर देंगे, तो भाई आप नाकाबंदी क्यों करेंगे? नाकाबंदी ही तो ईरान ने की हुई है। तो अगर आप नाकाबंदी करने जा रहे हैं तो ईरान ने क्या किया हुआ? उसने भी तो नाकाबंदी की हुई है। तो आप जाके कैसे नाकाबंदी करेंगे? दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी किसी ने भत्ता दिया ईरान को तो हम उस जहाज़ को नहीं छोड़ेंगे, उसकी चेकिंग होगी। तो भाई ये तो जहाज़ वालों के ऊपर मुसीबत बन जाएगी। पहले वो भत्ता दे के ईरान से गुजरेंगे, फिर उसके बाद आप उनको पकड़ लेंगे कि जनाब आपने ईरान को भत्ता क्यों दिया। तो इससे ईरान को क्या नुकसान होगा भाई? इससे तो जो जहाज़ वाले हैं ममालिक वो परेशान होंगे कि दो दो जगह पे बेचारे फंस रहे होंगे, उसमें उनको क्या प्रॉब्लम होगी कि जी ईरान को आप क्या परेशानी देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम उनका कोई आबी मुहासरा कर लेंगे। जो आप ईरान की लोकेशन देखें तो इस तरह की कोई पोजीशन बनती नज़र नहीं आ रही कि ईरान को आप जो है वो आबी गुजरगाहों से बिल्कुल आइसोलेट कर दें। और अगर कर भी दें तो पहले कौन सा आपने उन्हें आइसोलेट नहीं किया हुआ था? वो तो पहले भी सैंक्शंस के साथ ही जी रहे थे और उन्होंने अपने आप को इतना खुद कफील किया हुआ है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं। बाकी उनको रही सही जो हेल्प चाहिए होती है वो उन्हें रशिया और चाइना किसी ना किसी हद तक जो है वो पहुँचा रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो धमकियाँ हैं वो तो खालम खुली ही लग रही हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भी बारूदी सुरंगें अगर आप नाकारा बना सकते तो अब तक क्यों नहीं आप बना सके थे? इतनी लंबी आपने जंग भी चला ली थी। तो बेसिकली बज़ाहिर इस अगर आप ट्वीट को एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें से ये निकलता है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे,
یعنی ان کا وفد بیٹھے گا، امریکہ بیٹھے گا. دوسری بات یہ کہ دھمکیاں صرف لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو اپنی بات مجبور کر کے منوا لی جائے اور اس کو انڈر پریشر کر کے اپنے ٹرمز کے اوپر راضی کیا جائے. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس بات کے اوپر بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے، میں ضرور شیئر کروں گی. وہ کہتے ہیں دوز ہو ریٹرن ان اے ہری ول ریٹرن ان دا سیم ہری. دس ٹیکٹک آف پریشر ول آلسو فیل. آپ بڑی جلدی جلدی جو ٹیبل سے اٹھ کے بھاگے ہیں تو آپ دوبارہ اتنی ہی اجلت میں واپس ٹیبل پر آ کے بھی بیٹھیں گے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے کہ آپ بیچ میں مذاکرات چھوڑ کے اور اٹھ کے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ دھمکیاں وہاں سے لگا رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ ٹیکٹکس ہیں پریشر کے، یہ دباؤ بڑھانے کے ہتھ کنڈے ہیں. اور آپ کو ابھی تک اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ دباؤ کے انڈر تو بہرحال ایرانی نہیں آئے. آپ نے ان کے اوپر بمباری کی ہے، آپ نے سینکشنز لگائے ہیں، آپ نے دھمکیاں لگائی ہیں، آپ نے نقصان کیا ہے ان کا، لیکن وہ دباؤ میں نہیں آئے. تو جب وہ جنگ کے دوران دباؤ میں نہیں آئے، بمباری اور شہادتوں کے باوجود دباؤ میں نہیں آئے، تو وہ پھر ٹیبل ٹاک کے اوپر کس طرح دباؤ میں آئیں گے؟ اور آپ ان کا اگر کانفیڈنس لیول چیک کریں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کے دوران بھی کافی سخت حریف ثابت ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ انہیں صرف لڑنا آتا ہے اور وہ ٹیبل ٹاک پہ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، تو وہ اتنے ہی اسٹرانگلی ٹیبل ٹاک کے اوپر بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کنفرم ہو گئی. اچھا، دوسرا جو ایرانی وفد آیا تھا وہ ٹوٹلی امپاورڈ وفد تھا، جس کے پاس پراپر آپ کہہ لیں کہ کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں پہنچنے پر اگریمنٹ کرنے اور نہ کرنے کا ایک کلیئر روڈ میپ موجود تھا. انہیں پتہ تھا کہ آپ کس حد تک لچک دکھا سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. تو وہ با اختیار وفد تھا. جبکہ جو ڈی جے وینس کا وفد تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ اتنا امپاورڈ نہیں تھا. خود ڈی جے وینس اپنی ٹویٹ میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ڈیورنگ ٹاکس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر بار بار ہدایات لینا پڑ رہی تھی. اسی طرح سے یہ بھی کچھ امریکی اخبارات کلیم کر رہے ہیں کہ ایون ڈیورنگ ٹاکس نیتن یاہو سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو وفد امریکہ نے بھیجا تھا، اگرچہ وہ ایک ہائی پاورڈ وفد تھا کیونکہ اس میں نائب صدر جو تھے امریکہ کے وہ موجود تھے، اس کے باوجود وہ اتنا امپاورڈ نہیں تھا کہ وہ فوری کوئی فیصلہ لے پاتا. تو یہ آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے تھاٹس کی کلیئرٹی میں، جو ایران کی طرف ہے اور جو امریکہ کی طرف ایمبیگوٹی تھی. تیسری جو بات نظر آتی ہے وہ بہرحال یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اس بات کے اوپر فردر کچھ ایمفسائز کرتا ہے کہ اسے کوئی ٹیکس چاہیے اپنا ہرمز سے گزرنے کا، تو پھر اس کے اوپر شاید بہت سے دوست ممالک بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی تھوڑا ریویو کر لو، کیونکہ ہمارے بھی جہاز گزرتے ہیں، پھر ہمیں بھی پیسے دینے پڑیں گے اور ہم تو پہلے ہی بڑے غریب ملک ہیں، قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. یو اے ای نے قرضہ واپس لیا ہے تو ہمیں سعودی عرب نے پیسے دینے ہیں اب کہ جی وہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ تھوڑا سا واپس کرنے کے بعد جو بجٹ ہلے گا اس کو کیسے مینیج کرنا. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی فردر کوشش کریں گے جو مصالحتی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں تو اسی نقطے پہ ایران کو بھی لایا جائے. باقی جو ایٹمی ٹیکنالوجی والی بات بار بار ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹویٹ میں کی ہے، اس کے اوپر تو آلریڈی ایران ویسے اگری کر چکا تھا بیفور دس وار. یہ تو اب یہ الگ بات ہے کہ اب ان کا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا، چونکہ میرا خیال یہ کہ انہوں نے ٹاکس میں یہ بات کی ہوگی کہ بھائی جو ہم یعنی پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ ہم ضرور حاصل کریں گے، وہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن ہم کوئی ہتھیار اس طرح کے مہلک بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو مائٹ بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ تو اب صرف تکا ہی ہم لگا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اچھا جی، جو انہوں نے غالب آف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی ایکولی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور غالب آف صاحب بھی پاکستان کی عوام کے بڑے شکر گزار ہیں، پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے جو نیک نیتی سے مظاہرہ کیا. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی تھیں امریکہ نے وہ بالکل ناقابل یعنی آپ کہہ لیں کہ یقین تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو ان کے لیے یعنی ماننے کے لیے اس کو وہ تیار نہیں ہو سکتے تھے. بہت سی ڈیمانڈز پہ ان کا یہی کہنا تھا کہ 2-3 ڈیمانڈ
डिमांड्स के अलावा ज़्यादातर जो बातें थी वो असल में बिल्कुल ईरान का एक टोटल सरेंडर चाह रहे थे। तो जिन्होंने जंग के मैदान में सरेंडर नहीं किया वो यहाँ पर टेबल टॉक पर आकर, वो भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आकर वो क्यों आपके साथ सरेंडर करते हैं आपके सामने। तो उनका जो ट्वीट था वो इस बात का इजहार कर रहा था कि वो अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी अवाम के राइट्स के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, भले सामने कोई सुपर पावर ही क्यों ना बैठी हो। तो इस बात का उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया, बाकी उन्होंने सबका थैंक यू कर लिया। अच्छा, जो एक और साथ में उन्होंने ये बता दिया है कि ये मत समझें कि अगर टॉक्स के लिए हम बैठ गए तो हम कोई अपनी जंगी हिकमत अमली से गाफिल हो गए थे। वो हम उतने ही अलर्ट हैं और उतने ही जज्बे के साथ मौजूद हैं, और जज्बा तो सबने देख लिया ईरानी अवाम का, तो इसमें तो अब कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों के साथ जो एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि आज रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है ईरानी हम मनसब की बातचीत हुई है, और ख़बर ये आ रही है कि ईरान के साथ जो रशिया ने राब्ता किया है उसमें फर्दर सालसी के हवाले से उन्होंने बात की है, और ये भी खबर आई है कि उन्होंने सालसी पर आमादगी का इजहार किया है रशिया ने। मुझे ये बज़ाहिर लग रहा है कि ऐन मुमकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सालसी पे किसी को कोई एतराज़ था, दोनों तरफ से उसकी तो उन्होंने जिसको कहा जाए कि एक्नॉलेज किया है, एक्नॉलेजमेंट दी है कि बहुत अच्छा पाकिस्तान का किरदार था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब इन टॉक्स के फर्स्ट राउंड के बाद अगली टॉक्स जो हैं उसके लिए बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कन्विंस करें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आ गया है एक डेड लॉक। इस डेड लॉक को अब निकालने के लिए जो दीगर अहम दोस्त ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से मुमकिन है कि चाइना और रशिया ना सिर्फ ये कि बैकडोर बल्कि सामने आकर भी कोई काम परफॉर्म करें। इसी तरह से तुर्किया जो है वो आपको पता है कि सारी टॉक्स के दौरान बहुत एक्टिवली अपना काम कर रहे थे, तो ऐन मुमकिन है उनकी तरफ से भी कोई इसके अंदर किरदार अदा किया जाए। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है ऑलरेडी शुरू से ही परफॉर्म कर रहा है, वो फर्दर भी करेगा। तो ये तमाम चीज़ें लग रहा है कि आगे टॉक्स बढ़ेंगी और उसमें कुछ ऐसे किरदार जो इससे पहले ज़रा पर्दे के पीछे हैं या थोड़ा पीछे हट के एक कदम काम कर रहे थे, वो शायद अब फ्रंट पर आकर भी अपना कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार हो सकें। तो इस बात के भी मुझे इंडिकेशंस जो हैं वो महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक अहम खबर है वो ये कि जो इजराइल ने अब तुर्की को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब इस बात के लिए तैयारी पकड़ रहा है कि अगर अमेरिका बज़ाहिर इस जंग से अपने आप को निकालता भी है या डालता भी है, दोनों सूरतों में वो ये समझता है कि इस जंग का दायरा कार उसको मज़ीद बढ़ाना है। तो इसीलिए अब इजराइल जो है वो बहाने से तुर्की की तरफ इशारा करना शुरू हो चुका है। तुर्की ने भी आगे जवाब तो उन्हें ठीक दे दिया है कि भाई किसी गलतफहमी में मत रहना, लेकिन जितनी जल्दी इस जंग को मज़ीद सीज़ फायर को बढ़ाया जाए और मुकम्मल मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाया जाए उतना बेहतर है, वरना जितना ये डिले होगा याद रखिए कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने डिज़ास्ट्रस होंगे और उसमें फिर ज़्यादा ममालिक के इन्वॉल्व होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो फिल वक्त मैं यहाँ पे ही इसको रोकूंगी, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ है जो कि आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में डिस्कशंस की तरफ जाएगा। आखिरी खबर जो मैं देख रही थी, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी आपस में उलझ के वो एक दूसरे को, यानी जिसको कहते हैं ना कि बस तनकीद के नश्तर चला रहे हैं, वो इस बात पे हो रहा है कि वजारत इत्तलात ने अच्छी अरेंजमेंट्स कर दी, वहाँ पे आ गए सहाफ़ी, उन्होंने आके जनाब जो वहाँ पे गुफ्तगू की, ज़्यादातर सिर्फ ऐसा लगा कि वजारत इत्तलात की तारीफ़ें करने और खुशामद करने में उन्होंने जो है वो वक्त गुजारा। बाद में जब इसके ऊपर जो तनकीदी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से यानी तनकीद हुई, ट्रोलिंग हुई कि जनाब आप वहाँ पे क्या खाने गए थे, खबर तो आपने कोई दी नहीं, कैसी कवरेज थी वगैरह, तो उसके ऊपर अब वो सहाफ़ी जो हैं वो सारा मामला ऐसा लगता है कि वजारत इत्तलात पर डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब हम क्या करें, हमें वहाँ जाके बंद कर दिया, हमें कोई खबर ही नहीं दी, हमें कोई एक्सेस ही नहीं दी, हमें तो कोई ब्रीफिंग नहीं दी, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इन बातों के ऊपर कि भाई वजारत इत्तलात का काम तो आपको फैसिलिटेट करना था, वो उन्होंने कर दिया, आगे सहाफ़त करना तो आपका काम था। तो ख़बरें निकालना, ख़बरों के ऊपर सीरियस डिस्कशन करना, उसका बैकग्राउंड निकालना, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करना, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं और उसके असरात के ऊपर बात करना, ये सब आप अपनी रिसर्च, अपनी रीडिंग और अपनी सोर्सेज से ख़बरें निकाल कर ही आवाम के सामने लेकर आते हैं। उसके लिए आपको वजारत इत्तलात ने स्पून फीडिंग नहीं करनी होती, वो आपको खुद करना होता है। अब आप सारा दिन वहाँ पे खुशगपियों में मसरूफ़ रहे, खाने पीने में मसरूफ़ रहे और
اور بعد میں آپ جو ہے وہ اس بات کے الزامات جو ہیں وہ دوسروں پہ لگائیں کہ جناب انہوں نے ہمیں کوئی خبر نہیں دی یا ہمیں پاس نہیں پھٹکنے دیا خبروں کے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. آخر رائٹرز، عرب نیوز، الجزیرہ، CNN، BBC، یہ لوگ بھی اپنے طور پر ان ذرائع سے خبریں حاصل کر رہے تھے اور بریک بھی کر رہے تھے کچھ نہ کچھ چیزیں جو بھی تھوڑی بہت سامنے آئیں. سیکریسی تو ضروری ہوتی ہے ویسے، ظاہر ہے ٹاکس ہیں، جب تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے ڈائلاگس تو ایک پرائیویسی بھی رکھی جاتی ہے، سیکریسی بھی رکھی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت چیزیں باہر آئیں بھی ہیں تو وہ بھی باہر کے چینل سے ہی آئی ہیں. تو یہ آپ کا جو ایک پروفیشنلزم ہے آج سوالیہ نشان ضرور ہے. وہاں پہ غیر ملکی جو صحافی آئے ہوئے تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو یعنی ایونٹ کو کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن پاکستانی صحافی جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پکنک پارٹی پہ آئے ہوئے ہیں جو اپنے مزے میں لگے ہوئے ہیں اور تعریفوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہم پاکستان یہ کریں. پاکستان کا کردار تو بے شک بہت اچھا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ پاکستان تو ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. جو اصل مدعا ہے اس مدعے پہ تو بات کر لو بھائی، اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ایونٹ تھا جس نے یعنی یہ عجیب و غریب طریقے سے ہمارے صحافی اس ایونٹ میں ایکسپوز ہوئے ہیں. میں تو یہ اس کو کہوں گی یہ وہی ایک چیز ہے جس کے اوپر بار بار ہم پچھلے 3-4 سال سے بات کر رہے ہیں کہ اس رجیم نے آ کر جہاں بہت ساری چیزوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا، اس میں میڈیا بھی ان کیجولیٹیز میں شامل ہے کہ جو اس پورے رجیم کے بعد جو ہے وہ بری طرح سے ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے. کہ اس پورے رجیم نے میڈیا کی جو ایک ورتھ ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اس طرح سے نیوز چینلز کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اس طرح سے صحافیوں کو نواز کر انہیں ماؤتھ پیس بنا کر، بہت سارے صحافی آل نہیں ہوں گے لیکن ظاہر ہے بہت سارے، تو ان کو آپ نے جس طرح سے بیچاروں کو ڈسکریڈٹ کیا اور وہ جیسے خود ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، یہ آپ نے پاکستانی میڈیا کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ قبر بنا دی. یہ بہت آپ نے تکلیف دہ کام کیا اور یہ میڈیا کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی آزادی جو ہے وہ گروی رکھوا کر اپنے آپ کو اس مقام تک گرا دیا ہے. ملتے ہیں آپ سے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.